अगर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप में दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एक उसका सॉलिड पार्ट जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स होता है, और एक उसका सीरम होता है जिसमें जो लिक्विड पार्ट होता है। तो रेड ब्लड सेल के जो आउटर सरफेस है उसमें एक ए एंटीजन प्रेजेंट है, एक बी एंटीजन प्रेजेंट है, और किसी किसी में दोनों में प्रेजेंट है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के आरबीसी के इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम कहते हैं आउटर सेल पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। जिस व्यक्ति के इरिथ्रोसाइट्स पे एंटीजन बी प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के इरिथ्रोसाइट्स पे ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा। और ये जो बार बार आपको जेनेटिक्स में बताया जाता है कि एवरी फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय जीनोटाइप, ये ब्लड ग्रुप से ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एंटीजन का होना नहीं है, यहां पर किसी एक इंडिविजुअल ब्लड टाइप को यूनिवर्सल डोनर बना देना है जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप, और किसी इंडिविजुअल ब्लड टाइप जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनाता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है। ही कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड टाइप ए, ही कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड टाइप बी, एंड ही कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड टाइप ए बी, बट ही कुड ओनली रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ओ। ऐसा क्यों हुआ कि ये सबको दे तो सकता है पर सबको सबसे ले नहीं सकता है। इसी में जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप डिराइव किया जाता है, ये एंटीजन के नेम से डिराइव किया जाता है, और जो एंटीजन आरबीसी के आउटर सर्फेस पे होता है उसका उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी एंटीबॉडी उसके सीरम में होता है। जैसे जिसके पास ब्लड जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी पे एंटीजन बी है, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी ए होगा। एंटी इज जस्ट लाइक एनिमिटी। अगर हमने कहा कि ए ब्लड ग्रुप वाला है तो इसका मतलब ए एंटीजन है पर उसके सीरम में एनिमिटी टुवर्ड्स बी है। एनिमिटी टुवर्ड्स बी मतलब उससे दुश्मनी है। अगर उसको कहीं से भी बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाएगा तो बी एंटीजन आएगा, और इसका जो इसके अंदर एनिमिटी है, ये एंटीबॉडी बी इसके साथ मिलके क्लॉटिंग बना लेगी, जिसको कि क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर इनकम्पैटिबल ब्लड उसको चढ़ा दिया गया तो डेथ आती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो इतना स्पेसिफिक है, ये इसी जेनेटिक्स के आई जीन के कंट्रोल के कारण हुआ। अब चलिए हम देखते हैं, अगर किसी का ब्लड टाइप बी है तो सीधे सीधे मतलब है कि उसके आरबीसी पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और उसके सीरम में एंटी ए है, मतलब इट इज हैविंग एनिमिटी टुवर्ड्स एंटीजन ए, उसके पास दुश्मनी है एंटीजन ए के लिए। अब हम बी ब्लड ग्रुप वाले को क्या करेंगे, ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए तो ये अपनी दुश्मनी निकालेगा, और सीरम में जो एंटी ए है वो मिलकर इसकी क्लॉटिंग कर देगा। अब ब्लड टाइप, अब आपको तो पता चल गया कि एंटीजन ए और बी एक तरह से वेपन है, वो जब हथियार लेके आएंगे तो इधर से उनके दुश्मन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्लड टाइप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बन गया, क्योंकि इसके पास एंटीजन तो दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं है। एंटीबॉडी कोई नहीं है यानी इसके अंदर जो सीरम है उसमें कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो किसी से दुश्मनी रखता हो, तो यानी उसको ब्लड ए चढ़ा दीजिए, इसके पास एंटी ए नहीं है, एंटी बी नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा। इसको ब्लड टाइप बी चढ़ा दीजिए, इसके पास एंटी ए नहीं है, एंटी बी नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा। इसको ब्लड टाइप ओ चढ़ा दीजिए, उसके पास एंटीजन ए बी जो ब्लड टाइप है, उसके पास दोनों में यूनिवर्सल डोनर उसको बनाया इसीलिए जाता है क्योंकि उसके पास उसके जो सीरम है उसमें तो एंटीबॉडी दोनों है, पर उसके जो आउटर सरफेस है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं। फिर आप आगे देखिए, इस तरह से जो एबीओ ब्लड सिस्टम है ये ट्राई एलिलिक जीन से कंट्रोल होता है। ट्राई एलिलिक जीन का मतलब एक जीन जिसके कि 3 एलील है। वो 3 एलील कौन कौन से हैं, पहला आई ए है, दूसरा आई बी है और तीसरा
स्मॉल आई है। इन लोग मल्टीपल एलिलिज्म भी दिखाते हैं, साथ ही साथ को डोमिनेंस भी दिखाते हैं। को डोमिनेंस का मतलब कि जब आई ए और आई बी दोनों एक साथ आएगा तो दोनों एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी। तो एरिथ्रोसाइट्स जो है वो किससे लोड हो जाएगा, एंटीजन ए से भी हो जाएगा, एंटीजन बी से भी हो जाएगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। एलील आई जस्ट लाइक ऑल म्यूटेंट रिसेसिव एलील, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, तो ये एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब ये किसका है, ये ओ ब्लड ग्रुप का है। ओ ब्लड ग्रुप के पास रिसेसिव होमोजाइगस है, स्मॉल आई है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए आपको लास्ट स्लाइड में दिखा होगा कि उसके आउटर सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अब इसके आगे देखते हैं, ये समरी लिखी हुई है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एरिथ्रोसाइट्स पे जो आरबीसी है उस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटी बी होगा। एंटी वर्ड मतलब इट इज एनिमिटी टुवर्ड्स एंटीजन बी, इसकी दुश्मनी है एंटीजन बी से, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग कर देता है। उसी तरह ग्रुप बी है तो उसके पास बी एंटीजन तो है पर इसके पास दुश्मनी के लिए एंटी ए है, मतलब ये एंटीजन ए जो है उसके अगेंस्ट है। तो अब ए एंटीजन कहां से आएगा, जब उसको ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया जाएगा, तो यानी ए को बी ए चढ़ा दीजिए बी को तो क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक इसका वाइस वर्सा है, बी चढ़ा दीजिए ए को तो वहां पहले से क्या मौजूद है, एंटी बी मौजूद है, तो क्लॉटिंग हो जाएगी। ग्रुप ए बी को देख लीजिए, इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, लड़ने के लिए कोई नहीं, पर इसके पास एंटीजेंस दोनों है, तो लड़ने के लिए इसको कोई नहीं है, यानी इसको ए चढ़ा दीजिए तो ए अपने साथ क्या लेके आएगा, एंटीजन ए, इसके पास लड़ने के लिए एंटी ए नहीं है, यानी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। बी एंटीजन चढ़ा दीजिए, लड़ने के लिए एंटी बी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ए चढ़ा दीजिए, बी चढ़ा दीजिए, ए बी चढ़ा दीजिए, ओ चढ़ा दीजिए। ओ भी इसलिए चढ़ा सकते हैं क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो यहां भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यानी ओ ब्लड ग्रुप भी इसको चढ़ाया जा सकता है। दिस मेक्स ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसलिए वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। अब चलिए आइए ओ ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन तो कोई नहीं, यानी इसके पास अटैक करने के लिए कोई हथियार नहीं, एंटीजन अटैकिंग हथियार है और एंटीबॉडी सेविंग हथियार है। समरी में आप जान लीजिए कि एंटीजन इज अ वेपन विच इज यूज्ड फॉर अटैकिंग और एंटीबॉडी इज अ वेपन विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो ओ ब्लड ग्रुप डोनर क्यों बन गया, क्योंकि इसके पास अटैकिंग वेपन कोई भी नहीं है, किसी को भी चढ़ा दीजिए। अगर ओ ब्लड ग्रुप को हम ए को चढ़ा देते हैं तो ए के पास एंटी बी है, जब इसके पास कुछ रहेगा तब ना ये लोग अपना उसके काउंटर पार्ट में अपना वेपन खोलेंगे, इसके पास कुछ नहीं है। बी को चढ़ा दीजिए, फिर अगेंस्ट इसके पास क्या है, एंटी ए है, पर इस बेचारे के पास तो कोई अटैकिंग वेपन है ही नहीं। पर ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ को ही रिसीव कर सकता है, क्यों, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के साथ है कि एंटीजन तो कोई नहीं है पर उसके पास एंटी बी और एंटी ए दोनों है, यानी एंटी बी से भी उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी एंटीजन बी से भी उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी और एंटीजन ए से भी उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। एंटीजन बी कहां से आएगा, बी ब्लड ग्रुप से, एंटीजन ए कहां से आएगा, ए ब्लड ग्रुप से, एंटीजन ए बी दोनों कहां से आएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप से। पर उसको कौन सा ब्लड चाहिए जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, ओ ही ब्लड ग्रुप है, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप की स्पेसिफिसिटी के बारे में आपको बताया गया। अब आगे देखते हैं, ये ब्लड टाइप है जिसका बना हुआ है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो टाइप ए इज डिसाइडेड बाय एलील आई सुपरस्क्रिप्ट ए, ये जो ए ऊपर लिखा रहता है इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। आई ए क्या करेगा, ये एंटीजन आई का, एंटीजन ए का इस तरह से जो प्रोटीन है उसका सिक्रीशन कर देगा आरबीसी के बाहर, यानी टाइप ए इज डिसाइडेड बाय आई ए, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप आई ए तो फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप। अब आते हैं बी ब्लड ग्रुप को देखते हैं, टाइप बी ब्लड ग्रुप, इसके पास ये किससे एलील से डिसाइडेड है, आई बी, जीनोटाइप इज इक्वल टू आई बी, तो टाइप इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप बी। और ये ब्लड ग्रुप बी क्यों हुआ, क्योंकि इसने जाके यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज कर दिया। तो यही ब्लड ग्रुप में आपको वन जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन जो थ्योरी है क्लासिकल जेनेटिक्स की उसका भी एग्जांपल मिल जाएगा और जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप का भी एग्जांपल मिल जाएगा। अब आइए ए बी ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या है,
कोडोमिनेंट है, यानी दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है, तो दोनों अपना फिनोटाइप दिखाएंगे, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और इसके इरिथ्रोसाइट्स में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे जो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनाएंगे। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बनाएंगे, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये बेचारा रेसेसिव होमोजाइगस है, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा प्रोटीन का, तो कोई एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, पर एंटीबॉडी इसमें दोनों रहेंगे, दिस मेक्स इट यूनिवर्सल डोनर। अब इसी के बाद जो है 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आपको दिखते हैं। जीनोटाइप इज इक्वल टू फेनोटाइप, ये जो थिंग है ये और क्लियर हो जाएगी। कैसे, जैसे कैपिटल टी टी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों टॉल होते हैं, उसी तरह आई ए भी ए ब्लड ग्रुप होगा और हेट्रोजाइगस आई ए स्मॉल आई भी टॉल होगा। इसको आप अगर कायदे से अगर देखेंगे तो ये इस तरह से, ये एक्चुअली जो यहाँ पे आई है, इट इज नथिंग बट स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, ये क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी विथ कैपिटल टी, हियर आई राइट कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, इट इज हेट्रोजाइगस। और व्हाट इज स्मॉल आई, इट इज एक्चुअली स्मॉल टी, जो आप मेंडल के टॉल और डवार्फ से ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मेंडल का टॉल और डवार्फ क्लासिक एग्जांपल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज एक्चुअली heterozygous, this is heterozygous, this is homozygous recessive and this is homozygous dominant। तो वही चीज होगी, ये ए ब्लड ग्रुप दो जीनोटाइप से डिसाइडेड होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट से भी और हेट्रोजाइगस से भी। बी ब्लड ग्रुप भी दो ब्लड ग्रुप से, दो जीनोटाइप से डिसाइड होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट से भी, हेट्रोजाइगस से भी। और ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ एक जीनोटाइप से डिसाइड होगा, ए बी आई बी से। और स्मॉल आई जो है रेसेसिव होमोजाइगस, this is responsible for recessive gene or mutant allele and it is not involved in the production of antigen, so it makes O blood group and O blood group becomes universal donor। तो इस तरह से ये इसके ब्लड ग्रुप की समरी होती है। अब आके देखते हैं how common are the different blood types। if we study the population and we classify the individual according on the basis of percentage, 45% individuals जो है उनका O blood group है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम जो है वो A blood group है, 40% इंडिविजुअल का A blood group है। और फिर उसके बाद अगर B blood group को हम देखें तो B blood group जो है उससे कम है, यानी 11% इंडिविजुअल का B blood group है, और सबसे कम जो ब्लड ग्रुप है, जो सबसे AB blood group जो है वो 4% है, ये इंडिविजुअल की क्लासिफिकेशन। ABO ब्लड ग्रुप का इस तरह से आप जीनोटाइप इज इक्वल टू फेनोटाइप। नाउ दिस स्लाइड विल क्लियर द कांसेप्ट ऑफ genotype is equal to phenotype। Every phenotype is decided by a genotype। When there is IAA genotype, it will produce A blood group। When there is IAIB genotype, it will produce AB blood group। When there is heterozygous IA small I genotype, it will again produce A blood group। When again homozygous dominant for B genotype, it will produce B blood group। Then again when it is heterozygous IB small I, it will produce B blood group। And in all cases homozygous recessive is involved in the production of no specific protein, so it will produce O blood group। तो ये इस तरह से जीनोटाइप इज इक्वल टू फेनोटाइप की कंसेप्ट आपकी क्लियर होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे ओन ब्लड टाइप को पहचानता है, इसलिए हम उसको सेल्फ कहते हैं। दूसरे ब्लड टाइप को वो नॉन सेल्फ कहता है। तो अगर हमने नॉन सेल्फ का ब्लड टाइप चढ़ा दिया आपको, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा फॉरेन ब्लड सेल्स के लिए। और ये क्यों होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी के एग्लूटिनेशन और क्लॉट फॉर्मेशन से आपको बता दिया गया। यानी टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले जो है वो सिर्फ टाइप ए ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उनको हो सकता है। एंड द अपोजिट इज ट्रू फॉर पीपल हु आर टाइप बी। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों बन गया, क्योंकि उसके पास अटैकिंग वेपन यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं है। तो दोनों नहीं है तो इट कैन डोनेट ब्लड्स टू एनी ब्लड टाइप ए बी। उसी तरह ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यों ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट बना। ये एंटीजन का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, और फिर अगला जो स्लाइड है वो क्लॉट फॉर्मेशन का दिखाया है कि कैसे लॉक एंड क्ली एंटीजन एंटीबॉडी लॉक एंड क्ली सिस्टम में लॉक होके क्लॉट बना।
लेते हैं। तो अगर हम डोनर रेसिपिएंट की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, तो अगर डोनर ए है तो इट कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी, बिकॉज ए बी इज हेयर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी क्या है? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर जाएगा पाएगा? वो सिर्फ बी को डोनेट कर पाएगा। ए बी अगेन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को कर पाएगा। ओ ब्लड ग्रुप देखिए सबको कर पाएगा, ओ ए को भी कर पाएगा, बी को भी कर पाएगा, ए बी को भी कर पाएगा, ओ को भी कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली ओ का जो जीनोटाइप है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ओ का जीनोटाइप व्हाट मेक्स इट ओ, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो रेसेसिव होमोजाइगस है एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। अगर हम इसको देखें कि ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस करता है तो कोई भी एंटीजन, ये अगर एंटीजन के लिए हम दिखाएं तो इसके बाद बिकॉज नो एंटीजन, क्योंकि कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसके पास अटैकिंग वेपन नहीं है, तो इट कैन डोनेट ब्लड टू ए बी एंड ओ। तो ये जो क्लियर कट पिक्चर है जिसमें रेड क्लियर है, इट इज फॉर कंपैटिबल ट्रांसफ्यूजन, और जो डॉटेड है इट इज फॉर क्लॉटिंग। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये डोनर और इसकी, अब अगर पनेट स्क्वायर हम देखें, किसी होमोजाइगस टाइप ए फीमेल को हम हेट्रोजाइगस टाइप बी मेल से क्रॉस करते हैं, तो होमोजाइगस टाइप ए बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कैपिटल टी और कैपिटल टी का जो गैमेट फॉर्मेशन आप करते हैं, ठीक उसी तरह देखिए यहाँ लिख दीजिए आप कैपिटल टी और यहाँ लिख दीजिए आप कैपिटल टी, उसी तरह यहाँ पे आपने लिख दिया आई ए और आई ए। और दूसरा क्या है? हेट्रोजाइगस टाइप बी मेल है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, कैपिटल टी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल टी लिखा हुआ है। सेम उसी टाइप में आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे, और पनेट स्क्वायर बना के जब आप गैमेट्स बनाते हैं तो क्या देखते हैं? एक इंडिविजुअल में दोनों आ गया तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, इसमें भी दोनों आ गया तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये हेट्रोजाइगस फॉर ए हो गया और ये हेट्रोजाइगस फॉर ए हो गया। तो 50% टाइप ए बी हो गया, 50% टाइप ए हो गया। उसी तरह से अगर हम ये देखें, इस पनेट स्क्वायर को देखें, तो ये बहुत मजेदार टाइप का है कि एक इंडिविजुअल विच इज हेट्रोजाइगस फॉर ए, तो एक्चुअली इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस फॉर ए है, तो इसका जीनोटाइप एक्चुअली आप समझिए क्या होगा, ये एक्चुअली ए आई है, स्मॉल आई है यहाँ पे प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये आपका बी स्मॉल आई प्रेजेंट है, एक्चुअली ये। तो इस तरह से जब इसका जीनोटाइप बनेगा तो ये अनोखा ऐसा क्रॉस है जिसमें आपको चारों तरह का ब्लड ग्रुप मिलेगा। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप मिला, यहाँ हेट्रोजाइगस फॉर बी यानी बी ब्लड ग्रुप मिला, यहाँ हेट्रोजाइगस फॉर ए यानी ए ब्लड ग्रुप मिला, और यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव, ये जो आपको दिख रहा है I0 इट इज एक्चुअली, अगर आप इसको देखें तो ये स्मॉल आई है, ये I0 का मतलब इट इज हैविंग रेसेसिव होमोजाइगस एलील। तो इस तरह से ये पनेट स्क्वायर बनता है। अब ये एग्जांपल नेक्स्ट है, व्हाट इज स्यूडो एलील। स्यूडो एलील जो है डिफरेंट जीन्स हैं व्हिच आर वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड दे अफेक्ट द सेम कैरेक्टर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम multiple alleles. Multiple alleles are the alleles of a same gene, and pseudo alleles are the different genes which occupy closely linked position in the chromosomes. They are functionally related. They are responsible for the same function. ये जो कंसेप्ट है स्यूडो एलील की, ये मॉर्गन और लेविस ने दी थी। इसका कुछ फिगर इस तरह से दिखता है स्यूडो एलील का, कि जैसे अगर हम स्यूडो एलील का देखें तो टॉल एक क्या है? एक जीन है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिंकल्ड और स्मूथ क्या है? ये सीट के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट दे आर टू क्लोजली लिंक्ड, इतना क्लोजली ये लिंक्ड हैं कि अगर हम देखें कि सोचे कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इस तरह से काइज्मा बना दे, तो देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल। सो दे हैव द टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, ये हमेशा साथ रहेंगे। तो इसलिए इनको स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। They actually behave like an allele, but they are not allele. They are two different genes which are having the same function. तो इसका एग्जांपल जो है स्यूडो एलील का, अगर हमको टेस्ट करना हो कि स्यूडो एलील और मल्टीपल एलील कैसे है, तो वो सिस ट्रांस टेस्ट और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से मिलता है, जिसका की डिटेल आपको स्लाइड्स में, जब आप स्लाइड्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल स्यूडो एलील का क्या है? ड्रोसोफिला का रेड आई कलर। उसी तरह से अगर हमने प्लियोट्रोपिज्म, ये तीसरा फेनोमेना है जिसमें पहला हमने मल्टीपल एलील बताया, दूसरा स्यूडो एलील, एंड थर्ड इज द प्लियोट्रोपिज्म। दिस इज अ सिंगल जीन विद मल्टीपल इफेक्ट। एक जीन जो है वो कई इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहले आप देखते थे कि टॉल के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, आपने सेट कैपिटल टी। फिर आप देखते थे कि राउंड के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, सेट कैपिटल आर। फिर आप देखते थे कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है,
कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल हो गया। फिर आप देखते थे कि अगर मान लीजिए कोई और हमको लेना है सीट का कलर, तो सीट के कलर के लिए कोई और जीन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर क्या है, जीन तो एक ही है, से वन जीन इज देयर, a gene, and it is responsible for height, it is responsible for flower color, and it is responsible for the third character with seed color। तो एक जीन जब तीन ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, और प्लियोट्रॉपिक जीन एक्शन बोलते हैं। Here single gene is affecting, a single gene is present in the chromosome, it occupies a position in the chromosome and it is responsible for trait A, trait B and trait C। तो this is the example of प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक का एक एग्जांपल है बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। देखिए ये एक ही जीन का म्यूटेशन है, इस जीन में म्यूटेशन हो गया, यानी ये जीन जो है माल फंक्शनिंग करने लगा। पर ये क्या क्या इफेक्ट किया, ये पहले ये जो है आई को इफेक्ट किया, कलर ब्लाइंड कर दिया, फिर ये लिवर को इफेक्ट किया, लिवर फेलियर कर दिया, फिर ये हार्ट को इफेक्ट किया और हार्ट अटैक कर दिया। पर देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये जीन एक ही फंक्शन या एक ही इफेक्ट करेगा, पर उस फंक्शन से तीन चीज रिलेट हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो सिंपली उसका लिवर काम नहीं कर रहा है, पर उसका जो इफेक्ट है वो उसको उसके हेयर्स में देखने को मिलेगा, स्किन में देखने को मिलेगा, उसकी एनर्जी में देखने को मिलेगा। तो सेम थिंग इज ट्रू। जैसे क्लासिक एग्जांपल जो है ह्यूमन डिजीज का फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसका कि एब्रिविएशन जो है वो क्या है, पीकेयू। अगर हम देखें तो एक ही जीन स्टॉप हो रहा है, एक ही जीन म्यूटेट हो रहा है, पर जिसकी वजह से देखिए क्या क्या फंक्शन हो जा रहा है, मेंटल रिटार्डेशन भी कर दे रहा है, हेयर भी कम हो जा रहे हैं, स्किन पिगमेंटेशन भी कम हो जा रहा है। पर एक्चुअली फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो सिर्फ एक जीन के म्यूटेशन से हो रहा है। वन जीन इन वन एंजाइम थ्योरी के हिसाब से वो सिर्फ एक फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज को कोड कर रहा है, पर इस फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज की एक्टिविटी क्या है, ये अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। तो देखिए यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि अगर कोई एंजाइम फिनाइल एलानिन टायरोसिन को में बदलता है और वो स्टॉप हो जा रहा है, तो स्टॉप होने से क्या होगा, एक तो टायरोसिन नहीं बनेगा और दूसरा फिनाइल एलानिन टॉक्सिक लेवल तक बढ़ जाएगा। दोनों चीज हो जाएगी ना, जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है और जिसको कन्वर्ट होना चाहिए वो पूरा एग्जिस्ट कर रहा है अपने हायर फॉर्म में। तो अब ये म्यूटेशन क्या कर रहा है, ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन जो है, ये टायरोसिन का प्रोडक्शन कम हो गया और फिनाइल एलानिन जो है ब्लड में टॉक्सिक लेवल तक इंक्रीज कर दिया। तो ये ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिक हो गया, जो कि नर्वस सिस्टम और न्यू बॉर्न इन्फेंट चिल्ड्रन में तो इतना टॉक्सिक होता है कि मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है। टायरोसिन का क्या यूज होता है, इट मेक्स मेलानिन पिगमेंट, जिसकी वजह से गेहुआ रंग होता है। हमारा बाल का रंग काला और स्किन का रंग गेहुआ जो है इसी मेलानिन कंपोनेंट की वजह से होता है। अब देखिए दो काम हुआ, एक तो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका लेवल टॉक्सिक की तरह बढ़ गया, दूसरा टायरोसिन जिसकी जरूरत मेलानिन बनाने के लिए होती है वो नहीं मिला, तो हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो गया। तो वन जीन इज एसोसिएटेड विद थ्री ट्रेट्स, पर एक्चुअली जो जीन की फंक्शनिंग है, फंक्शन लेवल पे देखा जाए तो ओनली द एक्टिविटी ऑफ द वन जीन इज स्टॉप्ड, बट इट रिजल्ट्स इन द phenotypic expression of three traits। तो this is about the pleiotropic gene action।